हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें हम आदिवासी की बात कर रहे थे। तो अब हम इसमें बात करते हैं आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग। तो इसमें क्या बताया है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे आदिवासी कम्युनिटीज़ जो है उनको शोकेस किया जाता है एक पर्टिकुलर तरीके में। मतलब कि जैसे कभी स्कूल फंक्शंस हो गए या कोई ऑफिशियल इवेंट्स होता है या कोई बुक हो गई या मूवीज़ में, तो आदिवासी जो है उनको एक स्टीरियोटिपिकल वे में शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे क्या हमें दिखाया जाता है कि उनके कॉस्ट्यूम्स जो है, मतलब कपड़े वगैरह जो है वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं, हेडगियर जो सर पे पहना जाता है और वो हमेशा डांस करते रहते हैं। तो ये एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है जो मतलब दिखाया जाता है इनके रिलेटेड। तो इसके अलावा हमें इनके बारे में और कुछ नहीं पता, इनकी रियलिटी के बारे में नहीं पता, इनकी लाइफ के बारे में नहीं पता। तो इसकी वजह से लोगों को हमेशा ये लगता है, लोग हमेशा ये बिलीव करने लगते हैं कि इनकी लाइफ कितनी एग्जॉटिक है, ये लोग प्रिमिटिव है या बैकवर्ड है। तो हमारा ये एक नोशन बन जाता है जब हमको ऐसा मूवीज़ या बुक्स या ऑफिशियल इवेंट्स या स्कूल फंक्शन में ऐसा दिखाया जाता है आदिवासी कम्युनिटी के लिए। तो हमको एक नोशन या एक थिंकिंग बन जाती है कि वो लोग एग्जॉटिक है, प्रिमिटिव है या बैकवर्ड है। तो कभी कभार क्या होता है, जो आदिवासीज़ होते हैं उनको ब्लेम किया जाता है उनकी एडवांसमेंट के लिए। मतलब ये माना जाता है कि वो नहीं चाहते कि इनकी एडवांसमेंट हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि वो नहीं चाहते हैं चेंज अपने आप को करना या न्यू आइडियाज़ जो है उनको एक्सेप्ट करना, वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसा हमारा एक नोशन बन जाता है उनके रिगार्डिंग। तो यही इसमें है स्टीरियोटाइपिंग में यही सब है। तो मैंने कल बोला था कि उनकी लैंग्वेज अपनी है, उन सब की अपनी लैंग्वेजेस होती है। संथाली जो लैंग्वेज है वो बिगेस्ट, मतलब ये संथाली लैंग्वेज बोलने के बहुत सारे स्पीकर्स हैं। तो अब हम आगे आज पढ़ेंगे ट्राइबल्स एंड डेवलपमेंट, मतलब इनको इनके रिगार्डिंग मतलब क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो तो अभी बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। मतलब आपने सुना होगा शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, ये सब आपने सुना होगा। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है, ये टर्म हम किन के लिए यूज़ करते हैं? आदिवासीज़ के लिए। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में शेड्यूल ट्राइब्स को आदिवासी एज यूज़ करती है टर्म। तो एक ऑफिशियल लिस्ट भी है इन ट्राइब्स की। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनको कभी कभार ग्रुप की इनके साथ किया जाता है शेड्यूल कास्ट के साथ, और मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एक कैटेगरी भी बनाई जाती है। तो हम आगे अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ट्राइबल्स एंड डेवलपमेंट में ये है कि मतलब हमने अपनी हिस्ट्री, जो आपके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, उसमें हमने पढ़ा कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए। कि इनकी डेवलपमेंट के लिए जितने भी एम्पायर्स रहे या इंडिया में जितनी भी सेटल्ड सिविलाइजेशंस रही है, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो फॉरेस्ट है इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मेटल ओर्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कहाँ पे, तो कौन कौन से मेटल जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, या ज़्यादातर मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, लाइक हनी, या कभी कभार जानवर खुद, जानवरों में एलिफेंट्स। तो ये सब कहाँ से हमको मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। और जो इम्पीरियल आर्मीज उनका मेन स्टे भी फॉरेस्ट रहता था, मतलब वो फॉरेस्ट में ही रहते थे कभी कभार छुपने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। और इसके अलावा जो लाइफ है वो भी ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहती है? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो इंडिया के रिवर्स को रिचार्ज करते हैं। और ये भी साफ़ होता जा रहा है कि जो क्वालिटी है हमारी एयर और वाटर की, वो भी मतलब मतलब उसकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी वो किसकी वजह से है? फॉरेस्ट की वजह से है। तो जो फॉरेस्ट है लगभग 19th सेंचुरी तक इन्होंने कंट्री का मेजर पार्ट कवर किया हुआ था। और जो आदिवासीज थे
उनको ज़्यादा नॉलेज रहती थी इन फॉरेस्ट की, मतलब उन पे कंट्रोल भी था उनका, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे। वहाँ से जो रिसोर्सेज मिलते थे उनको ये भी पता होता था कि रिसोर्सेज कहाँ पे हैं। तो उनको ये सब मतलब नॉलेज होती थी उस टाइम पे, 19वीं सेंचुरी तक उनको ये सब नॉलेज थी। तो इसका मतलब ये था कि ये जो थे आदिवासी, इनको कोई लार्ज स्टेट कोई रूल नहीं कर रही थी, या कोई एम्पायर इनको रूल नहीं कर रहा था। ये किसी के अंडर नहीं थे, ये फ्रीली रहते थे फॉरेस्ट में। इसके बजाय जो एम्पायर्स होते थे, जो राजा महाराजा के अपने एम्पायर होते थे, वो किन पे डिपेंडेंट रहते थे? आदिवासीज़ पे रहते थे, ताकि जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है उनको उनसे मतलब उन तक एक्सेस कैसे पाया जाए, वो आदिवासीज़ के थ्रू ही होता था। क्योंकि पुराने के ज़माने डॉक्टर वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे जब एम्पायर्स राजा महाराजाएँ होते थे। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम पे जो मेडिसिनल हर्ब्स थी वो कहाँ से मिलती थी? फॉरेस्ट से। तो वो किनकी मदद से हमें मिलते थे उस टाइम पे? किनकी मदद से मिलते थे? आदिवासीज़ की मदद से ही मिलते थे। तो जो आज हमें आदिवासी कम्युनिटी के बारे में पता है, मतलब जो हमारी मतलब जो हम इमेज बनाते हैं उनके रिगार्डिंग, तो हम ये इमेज बनाते हैं कि वो एक मार्जिनल कम्युनिटी है या पावरलेस कम्युनिटी है। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक वो कैसे थे? मतलब वो पावरफुल थे, यानी फॉरेस्ट जो थे उनके कंट्रोल में थे। लेकिन आज हम देखेंगे वो मार्जिनल और पावरलेस कम्युनिटीज़ हैं। तो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में, मतलब जब इंडिया या जो इंडिया था वो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था, तो उस टाइम पे जो आदिवासी थे वो क्या थे? हंटर गैदरर्स थे, या नोमैड्स थे, या कोई कोई तो ऐसे थे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही जगह पे कल्टीवेशन किया करते थे। तो लगभग, तो अगर हम पिछले 200 सालों की बात करते हैं, तो जो आदिवासी है उनको ज़बरदस्ती ढकेला जा रहा है। क्यों ढकेला जा रहा है? क्योंकि कोई इकोनॉमिक चेंजेस या फॉरेस्ट पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल फोर्स जो स्टेट अप्लाई करती है या प्राइवेट इंडस्ट्री अप्लाई करती है, ताकि इन आदिवासी को माइग्रेट किया जाए एज़ वर्कर्स। कहाँ पे? प्लांटेशंस में, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, या इंडस्ट्रीज़ में, या कहीं कहीं तो डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे भी इनको फोर्स किया जाता है कि वो मतलब मजबूर हो जाते हैं अपने फॉरेस्ट छोड़ने पे, और एज़ वर्कर्स इनको काम करना पड़ता है। तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको अब अपना मतलब उनको कंट्रोल नहीं रह रहा इन फॉरेस्ट पे। पहले के टाइम पे इनको पूरा फुल कंट्रोल होता था फॉरेस्ट पे, या एक्सेस इनको होता था फॉरेस्ट टेरिटरीज़ पे, जो भी रिसोर्स होते थे उन पे कंट्रोल होता था। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो उनका कोई कंट्रोल नहीं है फॉरेस्ट या फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। तो इसमें बताया गया है, तो 1830s के बाद से जो आदिवासी थे झारखंड से या बाकी एडजॉइनिंग एरिया से, तो वो ज़्यादा नंबर्स में कहाँ पे मूव कर गए? इंडिया में और बाकी और वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे। वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह पे? मॉरिशियस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया में भी मूव किया इन्होंने। तो इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है, वो इंडिया की टी इंडस्ट्री कहाँ पे? असम में है। वो पॉसिबल किन की वजह से हुई? इन्हीं आदिवासियों के लेबर की वजह से, इनकी हार्डवर्क की वजह से पॉसिबल हुई है। तो आसाम की बात करेंगे तो आसाम में लगभग 70 लाख आदिवासीज रहते हैं। तो जो इनकी जो माइग्रेशन की स्टोरी है वो फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, मतलब इन्होंने कितना हार्डशिप देखा है, कितना टॉर्चर इन्होंने देखा, हार्ट ब्रेक देखा है, डेथ देखी है। तो इनकी स्टोरी इन सब चीज़ों से भरी है। तो 19वीं सेंचुरी की अगर बात करेंगे, लगभग 5 लाख आदिवासी पैरिश हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, गायब हो गए इन्हीं माइग्रेशंस की वजह से। तो आपकी बुक में एक सॉन्ग भी दिया है, वो आप देख लेना एक बारी। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।